हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो हावड़ा डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पेपर हुआ था। और बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 16/12/2023 को यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें तो ये पेपर 25% इंटर अप्रेंटिस कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 100 रखा गया था, यानी प्रत्येक प्रश्न जो था वो 1 नंबर के रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इस पेपर को अटेंड करने के लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए थे मिनिमम बफर हाइट ऑफ LHB कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डैश mm, यानी रेल स्तर से कोच की न्यूनतम बफर ऊंचाई कितने mm होंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें बफर हाइट की तो बफर हाइट जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो 1105 mm। वहीं अगर बात करें मिनिमम, अगर आपसे MT में अगर पूछा जाता है तो यह 1090 mm मिनिमम होना चाहिए। और अगर लोडेड कंडीशन में पूछा जाए मिनिमम या कुछ भी मेंशन ना किया जाए, केवल मिनिमम पूछा जाए तो उस केस में 1030 mm इसका मिनिमम बफर हाइट होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1030 mm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन ईयर फ्लो फ्रॉम, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान जो ईयर का प्रवाह होता है, वायु का प्रवाह, वो किस डायरेक्शंस में होता है। तो जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं, जब हम ब्रेक पाइप में प्रेशर को ड्रॉप करते हैं, DB हमारा सेंस करता है और ब्रेक जैसे ही एप्लीकेशन होता है तो AR का प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर की तरफ मूवमेंट होने लगता है, जिससे हमारी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का कोई भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में जो इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है तो उस दौरान जो प्रेशर है वह 1 kg/cm² से लेकर 1.5 kg/cm² तक का प्रेशर BP पाइप में ड्रॉप किया जाता है, जिससे हमारा ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर है वो 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स प्रेशर जाता है। जिसकी अगर बात करें मैक्सिमम लिमिट्स की वह 3.8 ± 0.1 kg/cm² तक मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में पहुंचता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेन स्ट्रेट पोलैरिटी इज प्रिफर्ड इन DC वेल्डिंग, यानी यहाँ पर बोला गया कब स्ट्रेट पोलैरिटी को प्राथमिकता प्रिफर किया जाता है डायरेक्ट करंट वेल्डिंग के दौरान। तो यहाँ पर हम बात करें जब भी जिसे हम DCSP के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी के तौर पर हम जानते हैं, जिसमें अगर बात करें हम कि यह प्रिफर तब किया जाता है जब हमारा वेल्डिंग जो है हमारा करना हो, जब लाइट कोटेड वाली जो इलेक्ट्रोड के साथ अगर वेल्डिंग करनी होती है तो वहाँ पर हम
स्टेट पोलैरिटीज़ को प्रीफर करते हैं डायरेक्ट करेक्ट वेल्डिंग में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम बात करें कि स्टेट पोलैरिटी के केस में जो हमारा करंट जो होता है, इलेक्ट्रोड हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, जबकि जो हमारा वर्क पीस है वह मेनली हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट वाइल वेल्डिंग इज डन इन स्टेट पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी जब वेल्डिंग स्टेट पोलैरिटी में की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी स्टेट पोलैरिटी किया जाता है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही हमसे खोजना है कि सही कौन सा होगा। तो स्टेट पोलैरिटी में हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, जबकि अगर बात करें हम जो जिस वर्कपीस को अगर करना है हमारा वेल्डिंग वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ हाई वेलोसिटी के साथ वह मूवमेंट करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर की तरफ चले अगर तो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा हम बात करें करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम मेनी टाइम्स इन सेकेंड, यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जो करंट का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मूवमेंट हमारा इलेक्ट्रोड से ले वर्कपीस की तरफ होता है। तो यहाँ पर हमारा रेगुलर उसी डायरेक्शंस में रहेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें हम तो बेस मेटल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर यह स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो वर्कपीस जो हमारा होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जब हम जो वर्कपीस होता है हमारा हीट जनरेट होता है उस दौरान, तो वर्कपीस में हमारा जो हीट जनरेट होता है वो हमारा 2/3 हीट जनरेट होता है। वहीं अगर बात करें हम इलेक्ट्रोड की तो इलेक्ट्रोड में हमारा 1/3 हीट जनरेट होता है, जो कि चौथे ऑप्शन में हमारा बेस मेटल का दिया गया 1/3 जो कि गलत है। यहाँ पर हमारा 2/3 जनरेट होता है बेस मेटल यानी वर्कपीस के अंतर्गत। तो केवल और केवल यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो हमारा बेस मेटल यानी वर्कपीस जो होता है वह पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील, यानी यहाँ पर बोला गया कि डैश स्टील में कार्बन प्रतिशत को बढ़ने से वृद्धि होता है। तो कौन सी मात्रा यहाँ पर इंक्रीज करता है जब हम कार्बन परसेंटेज को स्टील के अंतर्गत इंक्रीज करते हैं। तो जब भी हम कार्बन परसेंटेज जब स्टील के अंतर्गत इंक्रीज करते हैं तो इससे जो उसका अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होता है वह इंक्रीज करता है। साथ ही साथ जो इसकी हार्डनेस है और इसके जो ब्रिटलनेस जो भंगुरता है वो सारे के सारे इसमें इंक्रीज करते हैं जब हम कार्बन परसेंटेज को स्टील के अंतर्गत इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ब्रिटलनेस यानी भंगुरता हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन BMBS होल एडजस्टमेंट कर्व पुल रड टू बी डन व्हेन द व्हील डायमीटर्स रीचेज 2, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो BMBS में जो कर्व पुल रड को एडजस्टमेंट किया जाता है होल एडजस्टमेंट कब किया जाता है जब हमारा व्हील डायमीटर जो है वह रिड्यूस होकर 839 mm तक रिड्यूस होकर आ जाता है, तब हम BMBS के अंतर्गत होल एडजस्टमेंट करते हैं कर्व पुल रड का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 839 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेंटर पिवेट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी, यानी जो सेंटर पिवेट पिन होता है वो कौन सा
फोर्सेस को ट्रांसमिट नहीं करता है। तो सेंटर पिवट हमारा हॉरिजेंटल फोर्स को भी ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेकिंग फोर्स को भी करता है और ट्रैक्टिव फोर्स को भी करता है, लेकिन वर्टिकल फोर्स का किसी भी तरह का हमारा या फोर्स को सेंटर पिवट ट्रांसमिट नहीं करता है। यहाँ प्रश्न में नॉट के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश कटिंग इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील। डैश स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए उपयोगी होता है। तो जैसे हमारा अगर स्टेनलेस स्टील को अगर कट करना हो तो इसमें हम प्लाज्मा आर्क का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस, यानी जो उष्मा गति यानी थर्मोडायनामिक्स की जो सेकेंड लॉ है वो क्या डिफाइन करता है। तो यह जो डिफाइन करता है वह कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी के बारे में यह बताता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम कौन सा होता है। तो एलएचबी में जो ब्रेक सिस्टम होता है वह एक सेल्फ माउंटेड जो हमारा ब्रेक डिस्क होता है, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, ईयर ब्रेक सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो एलएचबी कोच के अंतर्गत जो ब्रेक सिस्टम होते हैं वह मेनली हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ईयर ब्रेक सिस्टम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीवी इज आइसोलेटेड। जब डीवी आइसोलेटेड कंडीशन में होगा तो कौन सा इक्विपमेंट चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा बीपी पाइप होता है, बीपी पाइप से हमारा डट कलेक्टर के जरिए ब्रांच पाइप कनेक्टेड होता है, जहाँ से हमारा प्रेशर फिल्टर होकर आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं, फिर आगे की तरफ हमारा जाकर इसका कनेक्शन डीवी से होता है, फिर सीआर से होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए, और इसका कनेक्शन फिर एआर से भी साथ में होता है। तो जब भी हमारा डीवी अगर आइसोलेट कंडीशन में होगा तो इसमें हमारा जो सीआर है कंट्रोल रिजर्वायर और ऑक्सिलरी रिजर्वायर दोनों चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, और इसके अलावा हमारा जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है ये भी हमारा उसमें नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एमआईजी बिल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी एमआईजी बिल्डिंग में जो मेटल्स का जो फॉर्म होता है वो ट्रांसफर होता है किस रूप में। तो ये मोल्टेन ड्रॉप्स जो होते हैं उस रूप में इसको ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन सेलिंग लिमिट अलाउड इन द एलएचबी कोच इज, यानी एलएचबी कोचों में जो व्हील का सेलिंग होता है वह कितना एमएम तक अलाउ होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सेलिंग लिमिट्स की एलएचबी कोचेज के अंतर्गत, तो यहाँ पर हमारा बात करें तो डेप्थ जो होता है, डेप्थ ऑफ सेलिंग मार्क जो होता है वो हमारा 1.5 mm। लेंथ की अगर बात करें हम, लेंथ ऑफ सेलिंग मार्क की, तो यह हमारा 40 mm तक। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1.5 mm हमारा डेप्थ हो जाएगा और लेंथ में हमारा 40 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीपीसी ऑफ एलएचबी कोचिंग ट्रेन्स इज वैलिड अप टू, यानी जो एलएचबी कोच की जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है वह या तो मैक्सिमम 4000 किलोमीटर यानी 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स, जो भी पहले हो उस बेसिस पर इसके बीपीसी के वैधता बना रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर की
तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, सपोज देयर आर 40 वैगन्स एंड एवरी वैगन्स इज हैविंग 1 ब्रेक सिलेंडर एंड 0 सिलेंडर आर नॉट वर्किंग, देन कैलकुलेट द ब्रेक पावर्स ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर बोला गया है कि हमारा 40 वैगन का कोई रेक है जिसमें प्रत्येक वैगन्स में 1 ब्रेक सिलेंडर अवेलेबल है और 4 ब्रेक सिलेंडर हमारा वर्किंग नहीं है। तो इस कंडीशन में जो ब्रेक पावर परसेंटेज होगा वह हमारा कितना परसेंट निकलेगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ब्रेक पावर परसेंटेज की अगर बात करें हम, तो वर्किंग ब्रेक सिलेंडर वाई टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इनटू 100 होता है। तो यहाँ पर हम बात करें 40 वैगन्स और प्रत्येक वैगन्स में 1 ब्रेक सिलेंडर है, तो 40 ब्रेक सिलेंडर हमारा टोटल नंबर्स में हो जाएंगे। 4 हमारा ब्रेक सिलेंडर नॉट वर्किंग है तो 36 हमारा वर्किंग में हो जाएगा और इनटू 100 से मल्टीप्लाई हम करेंगे ब्रेक पावर परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा 9 को 4 टाइम्स में 36 कट जाएगा। यहाँ पर हमारा 10 1 से 1 यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो हमारा 90% निकल कर आएगा, जो इस दिए गए प्रश्न के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 90%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर बोला गया कि जो हमारे कन्वेंशनल अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो मालगाड़ी होते हैं उसमें किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एल टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एल टाइप जो होता है हमारा वह जो हमारा कन्वेंशनल वाले जो अंडर फ्रेम माउंटेड जो होते हैं, और वहीं के टाइप की अगर बात करें तो के टाइप मेनली हमारा BM BC कोचिंग के केस में जो ICF कोचेज लगे होते हैं और BM BS वैगन जिसमें हमारा के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बियर द ब्रेक डिस्क माउंटेड इन वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर बोला गया कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वहाँ पर ब्रेक डिस्क कहाँ पर लगा होता है। तो ब्रेक डिस्क जो होता है हमारा, ये चक्के होते हैं तो चक्के के पास हमारा लगा होता है, यानी इसको अगर बोला जाए तो व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम वंदे भारत कोचेज के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ फुली लॉक्ड कंडीशन ऑफ नक्कल इन एच टाइप कपलर पिस्टन ऑफ रिब शुड बी। एच टाइप कपलर में जो हमारा पिस्टन का रिब होता है और उस जिसमें हमारा नक्कल क्लोज कंडीशन में हो, तो इसमें जो हमारा रिब का जो पिस्टन होना चाहिए वह पूर्णतः वर्टिकल कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर RDSO इंस्ट्रक्शंस व्हील ऑफ LHB कोच शुड बी टर्न्ड इन एवरी। यानी RDSO के निर्देशों के अनुसार LHB कोचों का पहियों का प्रत्येक डैश में टर्न करना चाहिए। तो मंथली बेसिस 9 मंथ या एवरी डिथ रूल्स नॉट रिक्वायर्ड होते हैं। केवल और केवल अगर बात किया जाए तो POH के दौरान इस सब का जो व्हील्स का लिथिंग है किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर्स फॉर 4-wheeled ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली ब्रॉड गेज इज वाइल टर्निंग द व्हील। यहाँ पर बोला गया है कि जो 4-wheeled ट्रॉली जो होते हैं हमारा, उनके सेम ट्रॉली पर जो व्हील ट्रेड डायमीटर्स का जो परमिसिबल ट्रेड डायमीटर्स है वो कितना होगा।
क्योंकि प्रश्न में हमारा यह मेंशन नहीं किया गया है यह कोचिंग के लिए है या हमारा गुड्स यानी मालगाड़ी के केस में है। यहाँ पर हम बात करें कोच की केस में अगर, तो सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, ट्रॉली पे अगर बात करें तो हमारा 5 mm, और सेम कोच में अगर बात करें तो 30 mm तक व्हील ट्रे डायमीटर्स में वेरिएशन अलाउ होता है। वहीं अगर बात करें हम वैगन के केस में, मालगाड़ियों के केस में, तो सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम ट्रॉली पे हमारा 13 mm, और सेम वैगन की अगर बात करें तो 25 mm तक अलाउ होते हैं। चूँकि यहाँ पर दो कंडीशन जो हमारा है 5 mm या 30 mm दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि यह कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रश्न में मेंशन नहीं किए गए कि कोच के रिगार्डिंग यह प्रश्न पूछा गया है या वैगन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स ऑफ 6.4 kg द अलार्म चेन शुड बी, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो 6.4 kg के वेट के साथ अगर अलार्म चेन को पुल किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अलार्म चेन के लिए हम बात करें तो 8 से लेकर 10 kg तक का वेट के फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होता है पुलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर 6.4 kg दिया गया है, इस केस में यह चेन पुलिंग हमारा वर्क नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी। फिएट बोगी के अंतर्गत किस प्रकार के प्राइमरी सस्पेंशन का यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो फिएट बोगी की अगर बात करें तो इसमें डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एग्जामिनेशन ऑफ सोल बार फॉर क्रोजन डन ऑन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो जंग के लिए यानी क्रोजन के लिए जो सोल बार का एग्जामिनेशन किया जाता है कौन से शेड्यूल के अंतर्गत किया जाता है। तो यह D3 शेड्यूल जो होता है जो किया जाता है 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर किया जाता है। उस बेसिस में 16 बार का एग्जामिनेशन क्रोजन्स के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडीशन ड्यूरिंग नॉन ब्रेक एप्लीकेशन, यानी ब्रेक नहीं लगने के दौरान जो स्थिति होता है इसमें जो ब्रेक पाइप का प्रेशर है वो भी 5 kg का होता है और जो CR कंट्रोल रिजर्वायर है वो भी 5 kg का होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैक परमिटेड इन CVC इज डेसिमम, यानी जो सर्विस के दौरान जो मालगाड़ियों के अंतर्गत जो CVC में मैक्सिमम स्लैक परमिसिबल होता है वो कितने mm तक होता है। तो यह 25 mm तक परमिट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल बियर इन नकल नोज इज डेसिमम, नकल नोज में जो मैक्सिमम जो परमिसिबल हमारा जो बियरनेस होता है अलाउंस होते हैं वह 10 mm तक हम अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस डाटा एनालिसिस इफ वन एक्सल स्पीड सेंसर कंटिन्यूसली लोअर देन द रिमेनिंग 3 एक्सल्स द प्रोबेबल कॉज शुड बी, यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भी हम WSP डाटा का एनालाइज करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि जो 1 एक्सल का जो स्पीड सेंसर है वो कंटिन्यूस रूप से रिमेनिंग जो 3 एक्सल्स के मुकाबले जो स्पीड है वो कम शो कर रहा है। तो इसका मेन कॉज या जो प्रोबेबल कॉज होगा वो क्या होना चाहिए। तो इस केस में हम बात करें अगर तो प्रत्येक एक्सल पर हमारा एक स्पीड सेंसर लगा होता है और सारे स्पीड सेंसर का कनेक्शन हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स में जाते हैं। तो यहाँ पर हम सारे डाटा का WSP में एनालाइज किया जाता है। तो इस केस में हम अगर बात करें कि 1 एक्सल्स का हमारा स्पीड सेंसर लोअर शो कर रहा है कंटिन्यूस रूप से, तो यह मेन कॉज हो सकता है कि जो स्पीड सेंसर है हमारा
वह डिफेक्टिव कंडीशंस में हो और सही पूर्वक वो डाटा को आगे नहीं प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए स्पीड सेंसर डिफेक्टिव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन OMRS यानी ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक द क्रिटिकल अलार्म साउंडेड बाय WCM इज डैश, यानी OMRS में जो WCM द्वारा साउंडेड वाले जो आते हैं उनका महत्वपूर्ण अलार्म कितना होता है, क्रिटिकल अलार्म। तो यह व्हील इम्पैक्ट जो होता है वह ग्रेटर और इक्वल होता है 350 किलो न्यूटन्स का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन बायो टॉयलेट टैंक्स, यानी जो हमारा बायो टॉयलेट टैंक्स होते हैं कोचेज के अंतर्गत उसमें जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो एनरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बायो टॉयलेट टैंक्स जो होते हैं वो डेवलप किए को डेवलप्ड विथ IIT खड़गपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर इवैक्यूएशंस ऑफ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ बायो टैंक्स। तो यहां पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 90 डेज ऑन 5% ऑफ टोटल कोच होल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है स्टॉक वेरिफिकेशन शेड्यूल्स ऑफ ए कैटेगरी आइटम्स इन इज वंस इन डैश मंथ, यानी जो स्टॉक वेरिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी के आइटम्स का अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पर किया जाता है। इस प्रश्न के अंतर्गत ए कैटेगरी के आइटम्स का स्टॉक वेरिफिकेशन शेड्यूल पूछा गया है। तो यह सेम 6 महीने में एक बार इसका स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है ए कैटेगरी आइटम्स का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी वैगन्स मेक 1 यूनिट ऑफ BLC, यानी 1 यूनिट BLC में कितने वैगन्स आते हैं। तो 1 यूनिट की अगर बात करें हम तो 1 यूनिट में मेनली 5 कार्स होते हैं। जैसे हम बात करें दोनों एंड पर हमारा A कार लगा होता है और बीच के 3 जो होते हैं वो हमारा BLC B कार होते हैं। इस प्रकार टोटल 1 यूनिट्स में हमारा 5 कार्स वैगन्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार पहला 2 अंक होता है वह इसके टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द केसेस आर डेल्ट बाय टेंडर कमेटी व्हेन द परचेज वैल्यू इज मोर देन, यानी यहाँ पर बोला गया कि जब खरीद मूल्य यानी परचेज वैल्यू अगर कितने मूल्य से अधिक होता है तो उस मामले को जो टेंडर कमेटी है उसके द्वारा डील किए जाते हैं। तो जब भी हमारा अगर बात करें परचेज वैल्यू 10 लाख से एबव होता है तो उसको टेंडर कमेटी के द्वारा डील किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट डैश परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शंस वैल्यू, यानी जो ए कैटेगरी आइटम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पहले की कैटेगरी की जिसमें ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी के आइटम्स होते हैं। इसमें है परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम और इसमें बात करें तो टोटल उस आइटम का वैल्यू की अगर बात करें वैल्यू हो जाएगा। तो ए कैटेगरी के जो परसेंटेज जो आइटम्स होते हैं वो 10% यूज किया जाता है, जिसका वैल्यू की अगर बात करें तो 70% इसकी वैल्यू होता है। बी कैटेगरी के लिए 20% होता है और इसका वैल्यू भी 20% होते हैं।
जबकि सी कैटेगरी की आइटम की अगर बात करें तो इसका टोटल जो परसेंटेज होता है आइटम का वो 70% होता है, जबकि इसका टोटल वैल्यू जो होता है वो केवल 10% होता है टोटल वैल्यू का। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि टोटल कंजप्शन वैल्यू का कितना परसेंट ए कैटेगरी आइटम के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 70% इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन LVPH कोचेज WSP इज पावर्ड बाई या प्रोसीडिंग बाई। तो LVPH की अगर बात करें तो LVPH जो मेनली जो कोच कोड यूज किया जाता है, L मतलब यहाँ पर LHB कोच के लिए है, और VPS जो होता है वह मेनली हाई कैपेसिटी पार्सल बान है। यानी जो LHB कोचेज के लिए जो हाई स्पीड के लिए जो पार्सल बान बनाया गया है, इसके लिए कोच कोड रखा गया है LVPH। इसमें जो WSP जो पावर्ड किए जाते हैं वो दोनों एंड पर हमारा जो HOG होता है, हेड ऑन जनरेशन, इनके मदद से इसको पावर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप फॉर चेकिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट। इनसेंसिटिविटी टेस्ट को चेक करने के लिए जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वो कितने kg का किया जाता है। तो इसमें इनसेंसिटिविटी टेस्ट की अगर बात करें हम 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हम 60 सेकेंड तक ड्रॉप करते हैं। इसमें DB हमारा सेंस नहीं करना चाहिए और ब्रेक भी हमारा अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार का दिया गया है 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट सोज डैश। यानी जो कन्वेंशनल टाइप वाले जो वैगन्स होते हैं, जहाँ पर हमें एम्प्टी और लोडेड कंडीशंस में ब्रेक सिलेंडर को एडजस्ट करने के लिए हम एम्प्टी लोड डिवाइस को लगा होता है। तो इसमें जो एम्प्टी कलर का जो हमारा कलर कोड होता है वो हमारा येलो कलर होता है, और लोडेड कंडीशन के लिए जो हमारा कलर कोड होता है वह ब्लैक कलर होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि यह कब यूज किया जाता है, जब हमारा ग्रॉस वेट 42.5 टन से बिलो अगर होगा तो हम एम्प्टी कंडीशंस में हैंडल को रखेंगे। जब हमारा ग्रॉस वेट 45 टन या एभव यानी एंड एभव इससे ऊपर अगर होता है ग्रॉस वेट वैगन्स का, तो इस कंडीशंस में हम एम्प्टी लोडेड हैंडल को लोडेड कंडीशंस की तरफ रखेंगे, ताकि जो हमारा ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन मूवमेंट है वह लोडेड कंडीशंस में लोडेड कंडीशन के हिसाब से हो, और एम्प्टी कंडीशंस में ब्रेक पिस्टन हमारा एम्प्टी कंडीशंस के हिसाब से हो, ताकि जो ब्रेक बाइंडिंग की समस्या है इसको निजात किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन सिंगल कार लीकेज टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड। यानी जो सिंगल कार टेस्टिंग के दौरान जो लीकेज टेस्ट करते हैं हम, इसमें एयर प्रेशर जो ड्रॉप इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब SCTR में हम करते हैं लीकेज टेस्ट तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा पर मिनट में हमारा लीकेज नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर टेस्टिंग DV द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 टू 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब भी DV के परीक्षण के लिए ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जब 3.8 से 0.4 तक kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम निकाला जाता है, तो इसे हम रिलीजिंग टाइम के तौर पर जानते हैं। और इसमें अगर बात करें तो यह मेंशन नहीं किया गया कि सिंगल पाइप या ट्विन पाइप के बेसिस में या कोचेज या वैगन में है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन जो दिया गया है वह मालगाड़ी के हिसाब से दिया गया है। तो इस कंडीशन में हमारा 45 से लेकर 60 सेकेंड तक का समय हमारा मालगाड़ी में सिंगल पाइप के केस में लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ प्रेशर इन बीपी इज डैश, यानी ब्रेक अप्लाई नहीं होता है इन सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान नहीं होता है, जिसमें जो प्रेशर है वो हमारा 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकेंड तक ड्रॉप किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम, यानी जो एलएचबी कोचेज का जो अंडर फ्रेम क्रॉस मेंबर्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं IRSM 41 या कॉटन स्टील के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें अंडर फ्रेम वाले जो क्रॉस मेंबर्स है इसकी थिकनेस का, तो इसका थिकनेस 6 mm इसकी थिकनेस होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द गैप बिटवीन द फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर फॉर फैमिली मेक WSP सिस्टम, यानी यहाँ पर दो तरह के मिलनी अगर बात करें तो हमारा WSP सिस्टम है वो यूज किया जाता है, एक फैमिली और एक हमारा नॉर ब्रेम से। तो यहाँ पर प्रश्न में हमारा जो ईयर गैप पूछा गया है व्हील फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच वो फैमिली मेक के लिए पूछा गया है। तो फैमिली मेक के लिए अगर बात करें हम तो इस केस में हमारा 1.5 से लेकर प्लस माइनस 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का गैप होता है फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसके अलावा हम बात करें नॉर ब्रेमसे के लिए तो यह 0.9 से लेकर 1.4 mm तक का गैप हमारा नॉर ब्रेमसे के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर तो ब्रेक एक्सीलेटर इज यानी ब्रेक जो एक्सीलेटर्स होते हैं वो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली बीपी पाइप से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू बीपी पाइप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एप्लीकेशंस ऑफ डंप वाल्व इज ड्यूरिंग, यानी डंप वाल्व का प्रयोग यहाँ पर पूछा गया है तो ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों केसों में होता है। तो बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डंप वाल्व को हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं। यह प्रत्येक एक्सल के लिए एक की संख्या में होता है, यानी 0-4 डंप वाल्व पर कोचेज में अवेलेबल होते हैं। ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करने में या मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फिन्स इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क फॉर द पर्पस ऑफ, डैश के उद्देश्य से ब्रेक सिस्टम के बीच फिन्स प्रोवाइड करवाया जाता है। जो हमारा अगर बात करें हम जो ब्रेक डिस्क के ऊपर जो हमारा ब्रेक डिस्क लगा होता है एक्सल से ऊपर, इसमें हमारा कुछ गैप प्रोवाइड करते हैं जिसे हम फिन्स के तौर पर जानते हैं। या मेनली जो हमारा ब्रेकिंग हो इस दौरान जो हमारा हीट जनरेट होता है तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके, इफेक्टिव कूलिंग, इस पर्पज से हमारा फिन्स प्रोवाइड होता है इसमें। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर इन अप्लाइड कंडीशंस, व्हाट रीजन शुड बी। यहाँ पर बोला गया कि जब ब्रेक इंडिकेटर हमारा ग्रीन दिखा रहा हो और इस कंडीशन जब हमारा जो ब्रेक्स है वो अप्लाइड कंडीशन में भी हो तो इसका मेन कॉज हो सकता है कि जो हमारा CR है वो प्रॉपर रूप से चार्ज ना हो, हैंड जो रिलीक है हैंड रिलीज बाल्व है वह रिलीज कंडीशन में ही अटक चुका हो, स्टक कर चुका हो, या जो हमारा ब्रेक सिलेंडर से काफ़ी मात्रा में लीकेज हो रहा होगा, हेवी लीकेज। तो ये सारे जो एबव कॉजेज है इस बेसिस पर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि जो हमारा
ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में होने के बावजूद हमारा ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द एबव ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, टोटल नंबर ऑफ स्पीड सेंसर्स एंड फोनिक व्हील असेंबली इन एलएचबी कोचेज। यानी यहाँ पर एलएचबी कोचों में स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील्स की असेंबली की कुल संख्या पूछा गया है। तो स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील दोनों एक ही साथ कनेक्ट रहते हैं। दोनों का काम होता है कि जो फोनिक व्हील्स में जो 80 टिट्स होते हैं उसके रोटेशंस को स्पीड सेंसर द्वारा सेंस किया जाता है और उसको डाटा को माइक्रो प्रोसेसर जो WSP का मदरबोर्ड जिसे बोलते हैं वहाँ पर डाटा को भेजा जाता है, जिसके माध्यम से हमारा इस जो स्पीड होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है सारे एक्सेल्स का। तो यहाँ पर प्रत्येक एक्सेल पर हमारा एक एक की संख्या में लगा होता है। टोटल 4 एक्सेल्स प्रत्येक कोच के अंतर्गत होते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो 4 की संख्या में हमारा स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील्स की असेंबली होगा एक कोच के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें हम, तो पूछे गए हाउ मेनी अर्थिंग डिवाइस आर प्रेजेंट इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में जो अर्थिंग डिवाइस होते हैं वो कितनी संख्या में प्रत्येक कोच में लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि यह एक हमारा ट्रॉली हो गए, दूसरी ट्रॉली हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर प्रत्येक एक्सेल के लिए हमारा एक एक स्पीड सेंसर हमारा लगा होता है वन साइड में। जस्ट अपोजिट साइड में हमारा किसी 2 एक्सेल्स में एक एक्सेल पर हमारा अर्थिंग डिवाइस लगा होता है। यानी प्रत्येक बोगी के ऊपर हमारा एक की संख्या में अर्थिंग डिवाइस होते हैं। 2 बोगी होने के कारण हमारा 2 की संख्या में प्रत्येक कोच में अर्थिंग डिवाइस होंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 की संख्या में अर्थिंग डिवाइस प्रत्येक कोच के अंतर्गत अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द हॉट एक्सेल। हॉट एक्सेल क्या है? तो हॉट एक्सेल जब हमारा जो 2 एक्सेल्स के बीच जो डिफरेंसेस की अगर बात करें, जब हमारा एक्सेल का टेम्परेचर कुछ लिमिट रखा जाता है, उससे अगर ज़्यादा लिमिट्स तक होता है जिसमें हमारा CNW स्टाफ द्वारा उसमें एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होता है। जब 80 डिग्री कोचेज के केस में और 90 डिग्री पार्टिकुलर एक्सेल्स में अगर टेम्परेचर उससे मोर देन लिमिट से ज़्यादा जाता है तो उस केस में कोच को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो इस प्रकार के टर्म्स को हम हॉट एक्सेल के तौर पर जानते हैं। इसमें पूछा गया था 2 एक्सेल्स के बीच डिफरेंसेस के केस में। तो जब भी हमारा 20 डिग्री से ज़्यादा अगर 2 एक्सेलों के बीच डिफरेंसेस में हमारा 20 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर आता है तो इस केस में हमारा कोच अफेक्टेड कोच को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होता है। 10 डिग्री तक हम कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। अगर 10 से लेकर 15 डिग्री तक हमारा अगर जो 2 एक्सेल्स के बीच डिफरेंसेज अगर इससे ज़्यादा अगर होता है तो इसमें हमारा अगले जैसे जैसे हमारा कोच अगले रूट की तरफ मूवमेंट करेंगे तो आगे की तरफ डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ हम इन्फॉर्म करते जाएंगे। अगर 50 से एबव हमारा होता है 16 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक, इस केस में हम एक कंपनी CNW स्टाफ द्वारा किया जाएगा। अगर मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस अगर डिफरेंसेस 2 एक्सेल्स के बीच होंगे टेम्परेचर्स की, तो इस केस में हम अफेक्टेड कोच को डिटैच कर देंगे रेक से। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा कि व्हेन द टेम्परेचर इज अबव 20 डिग्री सेल्सियस इन बिटवीन द 2 एक्सेल्स बॉक्सेस ऑन अ कोच, तो इसको हम हॉट एक्सेल्स के तौर पर जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन BLC वैगन्स। BLC वैगन्स में जो हमारा ट्रॉली यूज किया जाता है वो मेनली कास्ट स्टील बोगी LCCF20C टाइप्स के बोगी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डुप्लेक्स चेक वाल्व इज ऑपरेटेड व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो डुप्लेक्स चेक वाल्व जो होता है वह एक बोगी में जो हमारा एयर बेल्लो होता है, 2 एयर बेल्लो के बीच में जो प्रेशर डिफरेंसेज है उसको सेंस करने के लिए हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा होता है। प्रत्येक बोगी पर 1 की संख्या में होता है।
तो इस या जब भी हमारा प्रेशर 1.5 kg से एबव होता है तो इस केस में हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व हमारा एक्टिव हो जाता है, और तब तक एक्टिव रहता है जब दोनों एयर बेलो का जो लिमिट्स है हाइट का वो दोनों सेम लेवल में ना आ जाए, तब तक वो एक्टिवेट रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए मोर देन 1.5 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैन आवर्स स्पेसिफाइड फॉर सीसी रैक के लिए इंटेंसिव सीसी है यहाँ पर, या प्रीमियम और इन टू एंड एग्जामिनेशंस। यानी यहाँ पर पूछा गया कि जो मेन आवर्स रिक्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशंस के लिए, क्लोज सर्किट के लिए, प्रीमियम के लिए और इन टू एंड एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें क्लोज सर्किट के लिए तो 100 मैन आवर्स पर रैक की रिक्वायरमेंट होता है। वहीं अगर बात करें प्रीमियम के लिए तो प्रीमियम के लिए 75 मैन आवर्स पर रैक की रिक्वायरमेंट होता है। वहीं एंड टू एंड की अगर बात करें हम तो एंड टू एंड की केट में हमारा 56 मैन आवर्स पर रैक की रिक्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द सायरन कोड ऑफ द ERT टू बी टर्नेड आउट विथ ARMB। यानी यहाँ पर बोला है कि सायरन कोड का रिक्वायरमेंट होगा जब हमारा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के साथ जो मेडिकल वाहन होते हैं दोनों का साथ में जाना हमारा अगर टर्नेड आउट की रिक्वायरमेंट होगा तो इसके लिए जो सायरन कोड होता है वह क्या होगा। तो इसके लिए जो सायरन कोड यूज किया जाता है वह मिनिमम रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो इस 3 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट सायरन कोड की रिक्वायरमेंट होता है जब हमारा दोनों ART और ARMB की रिक्वायरमेंट होता है। तो इस बेसिस पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह तब रिक्वायरमेंट होता है जब हमारा आउट स्टेशन और मेन लाइन हमारा क्लियर होगा, तब हम जाकर हमारा ART की रिक्वायरमेंट होगा ARMB के साथ। वहीं अगर बात करें 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट की, जब हमारा मेन लाइन हमारा जो है वो हमारा ब्लॉक्ड कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन हमारा 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट सायरन कोड की रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो पूछे गए इन हावड़ा डिवीजन ट्रायल रन ऑफ मेडिकल रिलीफ ट्रेन शैल बी कंडक्टेड वंस इन। यहाँ पर बोला गया कि जो हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन का जो ट्रायल किया जाता है वह कितने अंतराल पर किया जाता है, तो क्वार्टरली बेसिस पर इन 3 मंथ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 मंथ के अंतराल पर हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत मेडिकल रिलीफ ट्रेन का ट्रायल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन RTR ऑन द टाइम ऑफ लीकेज टेस्ट ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप स्टेबिलाइजेशन ऑफ प्रेशर शुड बी हाउ मच टाइम। यहाँ पर RTR में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो BP और AP के हिसाब परीक्षण के समय जो प्रेशर का स्टेबलाइजेशन है वह 3 मिनट तक किया जाता है, जिसमें 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पर मिनट के हिसाब से 0.6 kg पर मिनट तक देखा जाता है लीकेज। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डैम्पर्स आर देयर इन LHB कोचेज। LHB कोचों के अंतर्गत कितने प्रकार के डैम्पर्स यानी शॉक ऑब्जर्वर्स का यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली अगर बात करें हम तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स का यूज किया जाता है जिसकी संख्या प्रत्येक कोच में 4 की संख्या में होती है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स की अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में। लेटरल डैम्पर की बात करें तो प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में। वहीं यो डैम्पर जो बोगी और बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है इसकी संख्या प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होता है। यानी अगर बात करें तो 0-9 के नंबर्स में पर बोगी में डैम्पर्स होंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न में हमसे टाइप पूछा गया था। तो टाइप में हमारा केवल और केवल 4 टाइप्स के शॉक एब्जॉर्बर्स यानी डैम्पर्स का प्रत्येक कोच में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच इज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप सीबीसी ऑफ एलएचबी कोचेज। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो एलएचबी कोचेज में जो एच टाइप के सीबीसी का प्रयोग किया जाता है उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो कितने टन का होता है, तो यह 9000 टन का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ट्रैक मॉडुलस। ट्रैक मॉडुलस क्या है, तो ट्रैक मॉडुलस जो है वह रेसिस्टेंस से लेकर डिफॉर्मेशंस के मेजरमेंट के लिए जो इंडेक्स होता है उसमें हम ट्रैक मॉडुलस यह कहलाता है। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए, इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर रीचिंग ऑन एन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप टू बी डन इज। दुर्घटना स्थल जब रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो फर्स्ट जो स्टेप लिया जाता है ऑन रीचिंग द एक्सीडेंट साइट, तो सबसे पहले हम प्रोटेक्शन द साइट्स करते हैं, यानी सबसे पहले दुर्घटना स्थल को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए की फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, जिसकी स्थापना 23 दिसंबर 2005 को किया गया था और इसका जो नेतृत्व जो किया जाता है वह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनडीएमए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन विथ कंप्लीट इक्विपमेंट एंड द स्टाफ फ्रॉम सेड और स्टेबल लोकेशन ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट आवर्स। यानी यहाँ पर ड्यूरिंग डे के दौरान अगर बात करें तो एआरटी का मूवमेंट डे के दौरान 30 मिनट्स में, और नाइट की अगर बात करें हम तो नाइट में यह 45 मिनट्स में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग इन कैसना बोगी फॉर मेंटेनेंस शैल नॉट बी मोर देन। यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रुपिंग हम करते हैं कैसना बोगी के अंतर्गत स्प्रिंग का, वो मेंटेनेंस के लिए वो कितने से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 3 mm से ज़्यादा हम वेरिएशन अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू इंस्पेक्ट द फ्लेंज हाइट ऑफ द व्हील ऑफ एनी एलएचबी कोच विच टाइप ऑफ गेज इज यूज्ड। यहाँ पर बोला गया कि जो किसी भी एलएचबी कोच के पहिए में जो फ्लेंज का हाइट होता है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए हम किस प्रकार के गेज का उपयोग करते हैं, तो व्हील प्रोफाइल गेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग इज। एयर स्प्रिंग के अंतर्गत जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगा होता है इसमें प्रत्येक का जो अगर बात करें हम तो यह 60 लीटर इसकी कैपेसिटी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में जो एयर स्प्रिंग लगा होता है इसकी फेलियर के केस में जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वह 60 kmph तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन द व्हील गेज इन द वैगन्स। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो फ्लैट टायर्स जो होता है मालगाड़ियों के अंतर्गत वो कितने लिमिट होता है, तो वैगन की अगर बात करें हम तो यह 60 mm तक,
लोको और कोचेज की अगर बात करें हम, तो इसमें 50 mm तक फ्लैट टायर मैक्सिमम अलाउ होते हैं। तो यहाँ पर वैगन के रिगार्डिंग यानी मालगाड़ी के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 60 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशंस आर नीडेड, यानी जर्नल की ओवलिटी और टेपर्स के डायमीटर्स को मापने के लिए कितने स्थानों की आवश्यकता होता है। तो इसमें मेनली 3 लोकेशंस जो होते हैं हमारा, उनकी रिक्वायरमेंट होता है इसको मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर बात करें तो 3 लोकेशंस बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी कोचेज आर देयर इन 1 यूनिट ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 1 यूनिट के अंतर्गत जो वंदे भारत कोचेज है उसमें कितने कोचेज होते हैं। तो मेनली 2 तरह में हमारा वंदे भारत कोचेज का रेक का फॉर्मेशंस होते हैं। एक होता है हमारा इंड बेसिक यूनिट EBU, और एक होता है हमारा MBU यानी मिडिल बेसिक यूनिट। इंड बेसिक यूनिट के अंतर्गत मेनली हमारा DTC ड्राइविंग टेलर कार, फिर हमारा मोटर कोच लगे होते हैं जहाँ पर हमारा ट्रैक्शन मोटर लगा होता है, फिर हमारा टेलर कोच होते हैं जहाँ पर हमारा पेंटोग्राफ वगैरह का अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट जो होता है इंड बेसिक यूनिट के अंतर्गत जो वह फिर से हमारा मोटर कोच होते हैं जहाँ पर प्रत्येक बोगी में हमारा ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं। इसके अलावा हम बात करें मिडिल बेसिक यूनिट के अंतर्गत, तो NDTC होता है हमारा नॉन ड्राइविंग टेलर कार्ड, टेलर सिर्फ हमारा होता है मोटर कोच, फिर हमारा होता है टेलर कोच, फिर हमारा होता है मोटर कोच। ये 2 यूनिट्स के मिलाकर हमारा यानी 2 की संख्या में हमारा मिडिल बेसिक यूनिट होता है और दोनों एंड पर हमारा इंड बेसिक यूनिट होता है। यहाँ पर पूछा गया था 1 यूनिट के अंतर्गत कितना कोचेज होंगे, तो टोटल 4 कोचेज मेनली होते हैं हमारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वंदे भारत रेक इज इक्विप्ड विथ विच टाइप ऑफ ब्रेक्स, वंदे भारत में जो ब्रेक्स होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप्स के ब्रेक्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ कपलर आर प्रेजेंट बिटवीन वंदे भारत कोचेज, जो वंदे भारत कोचेज में होते एक दूसरे कोच को कनेक्ट करने के लिए जो कपलर का यूज किया जाता है वह मेनली सेमी परमानेंट कपलर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली डिलीनर कंपनी के द्वारा फॉर्मेशन किए जाते हैं। तो इसे हम कभी कभी डिलीनर की ऑप्शन में भी दिया मिलेगा, तो आप डिलीनर कपलर के तौर पर भी इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी ऑफ वंदे भारत कोचेज इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक कंडीशंस, यानी ट्रैक की स्थिति के बावजूद वंदे भारत कोचेज की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वह 160 kmph है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी ऑफ LHP कोचेज इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक कंडीशंस, एंड ट्रैक कंडीशंस के बावजूद जो LHP कोचेज की जो मैक्सिमम लिमिट है स्पीड लिमिट वो 130 kmph है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स आर यूज्ड फॉर, यानी साइक्रोमेट्रिक जो चार्ट्स का उपयोग किया जाता है वह मेनली जो थर्मल प्रॉपर्टीज होता है एयर का उसको एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं कि साउंड इज सेड टू ट्रैवल इन एयर एट अबाउट 1100 feet per second. A man hears the axle striking
द फ्री ट्री 11/5 seconds after he sees it strikes the tree. How far is the man from the wood? चॉपर, यानी यहाँ पर बोला गया कि ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि लगभग 1100 फीट प्रति सेकेंड की गति से हवा में यात्रा करता है। एक आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते टकराते हुए सुनता है और 11/5 सेकेंड के बाद वह देखता है कि कुल्हाड़ी पेड़ से टकरा रही है। तो यहाँ पर आदमी का लकड़ी काटने की वाली मशीन से कितने मीटर डिस्टेंस है वहाँ यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मेनली अगर बात करें हम तो डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा साउंड का स्पीड यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1100 फीट पर सेकेंड। तो 1100 फीट सिंपली हम 1100 रख देंगे। फिर यहाँ पर हम बात करें तो टाइम दिया गया हमारा 11/5 सेकेंड के बाद वह सुन पाता है। तो 11/5 यहाँ पर हमारा इसका स्पीड हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पर हम सारे को कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2420 फीट निकल कर आएगा, जो कि इसका डिस्टेंस होगा जहाँ पर मशीन द्वारा पेड़ को काटा जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स if its speed is decreased by 5 km per hour the time taken by it to cover the same distance will be। यहाँ पर बोला गया कि जब एक ट्रेन किसी डिस्टेंस जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसे 12 मिनट में तय करता है, जब उसकी स्पीड को डिक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर से किया जाता है तो वह जो टाइम लेता है कवर करने में वो सेम डिस्टेंस को कितना मिनट कितना समय लेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो सिंपली हमारा कि डिस्टेंस बराबर सिंपली हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस 10 किलोमीटर दिया गया है, स्पीड यहाँ पर हम पहले से निकाल लेंगे और टाइम हमारा दिया गया 12 मिनट, यानी 12/60 यहाँ पर हमारा हम सिंपली हो जाएगा, जिससे हम 1/5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम बात करिए अगर स्पीड का जो शुरुआत में लिया था उन्होंने वह 50 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा शुरुआत में। बाद में बोला गया है कि वह स्पीड को 5 किलोमीटर तक रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर सिंपली आप 5 किलोमीटर को रिड्यूस कर लेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर आपका अभी करंट स्पीड होगा। इस स्पीड से 10 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर बात करें हम 10 किलोमीटर की अगर वह 45 किलोमीटर पर आवर से अगर कवर करता है तो इस केस में वो टाइम जो लेगा यहाँ पर आवर में हो गया, चूँकि जो सारे ऑप्शन है वो मिनट में दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली आप 60 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पर आपका जो आएगा 15 का 3 टाइम्स में 45 कट जाएगा, 60 4 टाइम्स में कटेगा। यहाँ पर 40/3 आ जाएगा जो कि इक्वल होगा 30 मिनट्स और 20 सेकेंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन रिच इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम इफ इट गोज विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाई 24 मिनट्स द टोटल जर्नी इज। यहाँ पर बोला गया है कि कोई ट्रेन से यात्रा करता है एवरेज स्पीड जिसकी किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर है, वह डेस्टिनेशन पर सही टाइम पर पहुँच जाता है। जब वह एवरेज स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर से रन जाता है तो वह डेस्टिनेशन पर 24 मिनट लेट पहुंच पाता है। तो यहाँ पर जो टोटल जर्नी है वो डिस्टेंसेज है वो कितना हुआ है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें हम तो पहले जो वह हम यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टेंस होता है वह स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। चूँकि दोनों केस में अगर बात करें यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो इस बेसिस पर हम डिस्टेंस बाई स्पीड का हम इक्वेशंस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो टाइम का जो लेट और वो दोनों इक्वल करने की कोशिश करेंगे इसमें हम। तो यहाँ पर बात करें हम डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हम डी को डिनोट करेंगे डिस्टेंस को, और 50 किलोमीटर पर आवर से वह इसको कवर कर रहा है डिस्टेंस को।
जिससे वह सही टाइम पर वो पहुंच पा रहा है। जब वह उसी डिस्टेंस को जब 40 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है तो वह 24 मिनट्स लेट आ रहा है। तो यहाँ पर हम 24/60 के लिए हम मिनट आवर के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे और उसे हम घटा लेंगे, तो दोनों इक्वेशन हमारा यहाँ पर इक्वल के केस में आ जाएगा। फिर इसी इक्वेशन की अगर बात करें हम तो dy50 इक्वल टू dy40 माइनस 24/60 होगा। इस केस में हम बात करें तो पॉजिटिव वाले को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, नेगेटिव वाले को, और जो dy50 उसे हम राइट साइड में लाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार अगर बात करें हम तो dy40 माइनस dy50 और 24/60 यहाँ पर हमारा होगा। यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो d/200 निकल कर आएगा, जो कि इक्वल होगा 2/5 का। यहाँ पर हम 2 के 12 टाइम्स में हमारा 24 कट जाएंगे, यहाँ पर हमारा 5 से हमारा 12 टाइम्स में 60 कट जाएगा। यहाँ पर हमारा 40 और 80 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, जो इसे कवर करने में लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। एक यहां पर सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, यहां पर सिंप्लीफाई करना है इसको टर्म्स को। तो यहां पर सिंपली यहां पर दिया गया है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस टाइम तक दिया गया है। इसको सिंपली सिंप्लीफाई करके निकालना है कितना यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप 1/2 को आप 1 इंटू 2 कर दे, फिर इसी प्रकार 1/6 को आप 2 इंटू 3 टाइम्स लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 लास्ट तक आपका 1/n इंटू n प्लस 1 तक आप लिख सकते हैं। 1/1 इंटू 2 को आप सिंपली 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो आगे तरफ जो टर्म जाएगा वो आपका 1/n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस से प्लस में हम यहाँ पर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1/n भी कट जाएगा। लास्ट में जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका 1/1 माइनस 1/n प्लस 1 बचेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप करेंगे कि 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, तो इसको आप n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n/n प्लस 1 आपका निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, देन सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट 2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5/7 डॉट 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 2 माइनस 997/999 इज इक्वल टू। तो इस प्रकार की इक्वेशन में यहाँ पर पूछा गया है कितना आएगा। तो इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस 1/3 का, तो यहाँ पर आपका 5/3 आएगा। फिर आगे वाले को आप जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो यह जो आपका निकल कर आएगा वो आपका 7/5 निकल कर आएगा। इसी प्रकार जो आगे के लिए अगर बात करें तो हम हमारा 9/7 आएगा इंटू डॉट 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 आपका 1001/999 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्रॉस से क्रॉस करते जा रहा है, तो इस प्रकार क्रॉस से क्रॉस कट जाएगा, आपका 1001/3 निकल कर आएगा, जो कि लास्ट इसका सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर जो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
कि एक बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 11 येलो बॉल्स एंड 5 पिंक बॉल्स. इफ 2 balls are drawn at random from the bag, one after another, what is the probability that the first ball is red and the second ball is yellow? यहाँ पर बुलाया कि कोई एक बैग है जिसमें 6 की संख्या में लाल बॉल रखा गया है, 11 बॉल पीला है और 5 बॉल इसमें पिंक यानी गुलाबी कलर का है. एक बॉल से रैंडम रूप से 2 गेंद को निकाला जाता है, एक के बाद एक निकाला जाता है, जिसमें इसमें पहले बॉल का रेड होना, लाल होना और सेकेंड बॉल का येलो यानी पीला होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रायिकता होगा, वो कितना होगा. तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होता है हमारा, वो एक ही केस की कंडीशन में अगर बात करें हम, यहाँ पर सेम कंडीशंस में पूछा गया है, क्योंकि जो हमारा एक ही टाइम्स में 2 निकाले जाते हैं, जिसमें पहले कलर हमारा रेड होने की संभावना और सेकेंड टाइम से हमारा येलो होने की संभावना है. यानी यहाँ पर सेम केस में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रोबेबिलिटी में अगर बात करें हम, तो पहले रेड होगा तो रेड का नंबर्स का बॉल बाई टोटल बॉल्स हमारा होगा कितना, उसे फिर मल्टीप्लाई होगा सेम केस के लिए. फिर सेकेंड बॉल का जो हमारा है वो येलो के लिए है, तो येलो कलर्स का नंबर्स के बॉल और रिमेनिंग जो बॉल्स होगा उनके टोटल बॉल्स बाई हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगा इस केस के लिए. यहाँ पर बात करें रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की अगर बात करें हम, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो दिया गया हमारा वो 6 दिया गया हमारा रेड, 11 येलो दिया गया है और 5 हमारा पिंक दिया गया है. टोटल जो नंबर्स होगा वो हमारा 22 बॉल्स हमारा यहाँ पर होगा. इसके अलावा हम बात करें तो जो रेड बॉल्स है उसको एक की संख्या में निकाला जाता है, तो 6 बॉल्स में से हमारा एक बॉल को निकाला जाता है, यानी 6C/1 हो. तो यहाँ पर जो C डिनोट किया गया वो कॉम्बिनेशंस के लिए डिनोट किया गया है. जब भी इस प्रकार के प्रश्न हम यूज करते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन मेथड को हम यूज में लेते हैं. तो 6C1 हो जाएगा, क्योंकि 6 की संख्या में रेड बॉल है, उसमें से 1 की संख्या में रेड बॉल को निकाला गया है पहली टाइम्स में, और टोटल जो बॉल्स होंगे वो हमारा 22 है. यह सेम केस के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा. येलो बॉल्स की अगर बात करें तो येलो बॉल की संख्या हमारा 11 है, जिसमें 1 निकालने की प्रायिकता 1 निकालेगा तो 11C1 हो जाएगा. और रिमेनिंग बॉल जो है यानी टोटल पहले 22 था, तो अब 20 और यहाँ पर C1 हो जाएगा. तो यहाँ पर बात करें कि इसको हमारा गुना करके निकालना है कि कितना नंबर्स में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि C1 का वैल्यू जो होता है वह n होता है, इसको आप ध्यान रखें. तो यहाँ पर हमारा 6C1 का वैल्यू जो होगा वो सिंपली हमारा 6 होगा. तो इस प्रकार अब बात करें हम कि 6C/1 C1 और 22C1 इंटू 11C1/21C1, तो 6NC1 का वैल्यू जो सिंपली हमारा n होता है, तो इस प्रकार हम 6/22 हो जाएगा और 11/21 हो जाएगा. यहाँ पर बात करें हम तो 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 7 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, 11 का 2 टाइम्स में और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/7 यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगा इसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ का. तो यहाँ पर हम 1/7 ऑप्शन नंबर की तरफ देखें अगर, तो 1/7 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा 1/7 इसका सही उत्तर होगा. नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए ट्रेन रनिंग एट सर्टेन स्पीड क्रॉसेज अ स्टेशनरी इंजन in 20 seconds to find out the speed of train, which of the following informations is necessary. यानी एक निश्चित गति से चलने वाली ट्रेन एक स्थिर इंजन को 20 सेकेंड में पार करती है. ट्रेन की गति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी होना आवश्यक है. तो यहाँ पर बात करें कि इंजन हमारा स्टेशनरी रुका अवस्था में है, एक रनिंग ट्रेन है वह खड़ी हुई इंजन को 20 सेकेंड में पार कर जाता है. तो यहाँ पर हमसे स्पीड, ट्रेन का स्पीड पूछा गया है. तो इस केस में अब बात करें हम, तो जब भी हमारा क्रॉस करने की बात होता है तो इस केस में हम सबसे पहले देखते हैं कि लेंथ ऑफ
फर्स्ट ट्रेन जो हमारा रनिंग ट्रेन है और स्टेशनरी ट्रेन जो है हमारा सेकेंड ट्रेन, उसका दोनों का लेंथ को हम ऐड करते हैं, इक्वल होता है हमारा दोनों के स्पीड का। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इनटू 20 सेकेंड में यहाँ पर टाइम जो होता है हमारा 20 सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा नहीं, यहाँ पर हमसे पहले ट्रेन का लेंथ पता है, नहीं स्पीड पता। स्पीड तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा स्टेशनरी इंजन का लेंथ, स्टेशनरी इंजन का हमारा स्पीड और जो रनिंग ट्रेन है इसके पहले का हमारा लेंथ का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो बोथ लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ जो है हमारा, यानी जो हमारा रनिंग ट्रेन का लेंथ हो और या स्टेशनरी ट्रेन का लेंथ हो, दोनों का रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि हमारा स्टेशनरी सेकेंड जो हमारा इंजन है वह रुका अवस्था में है, तो सेकेंड के लिए जो स्पीड होगा वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन दोनों जब हमारा फर्स्ट जो रनिंग ट्रेन है वहाँ पर अगर हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होगा तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ का हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगा, तभी जाकर हम इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात करें तो बोथ द लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ इन द, यानी यहाँ पर बात करें तो पहले ट्रेन जो रनिंग ट्रेन है इसका लेंथ का रिक्वायरमेंट होगा और स्टेशनरी ट्रेन है, ये दोनों के लेंथ जब हमें मिल जाएंगे तभी जाकर हम जो रनिंग ट्रेन का स्पीड है वो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो ए ट्रेन रनिंग एट अ सर्टेन स्पीड क्रॉस अनदर ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ पर ध्यान रखें कि जब सेम डायरेक्शंस में होता है तो दोनों ट्रेन की स्पीड में हम डिफरेंस रखते हैं, घटाते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शंस होता है तो दोनों ट्रेन के बीच में हम स्पीड को ऐड करते हैं। तो यह बात को आप ध्यान रखें। इन 4.8 सेकेंड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर बात करें हम तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिया गया है। जब हमारा कोई ट्रेन है वो अनदर ट्रेन को, यानी लेंथ, इस केस में भी हमारा पहला ट्रेन की लेंथ और दूसरे ट्रेन की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगा जो कि इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रेन की स्पीड के। और यहाँ पर टाइम की रिक्वायरमेंट होता है तो टाइम हमारा 4.8 दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें हम तो दोनों यहाँ पर जब भी हम अगर फर्स्ट ट्रेन का स्पीड यहाँ पर फाइंड आउट करना है, हमें इसे हमें निकालना है, तो हमें सेकेंड वाले का ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए स्पीड, और साथ ही साथ जो दोनों ट्रेन का जो स्पीड है, जो लेंथ है हमारा, वो पहले से पता होना चाहिए। यानी इसमें हमारा पहले दोनों ट्रेन का लेंथ और सेकेंड ट्रेन का स्पीड अगर पता हो तभी जाकर हम पहले ट्रेन का हम स्पीड पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम चले अगर तो ऑप्शन नंबर में तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सेकेंड ट्रेन का लेंथ का भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसके लिए अब हमारा सेकेंड ट्रेन की स्पीड का भी हमें रिक्वायरमेंट होगा। इस प्रश्न को जो हमारा फर्स्ट ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है उस केस में हमें रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन हमारा केवल पी और क्यू क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोथ पी एंड क्यू आर नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 kmph। एक बस के ड्राइविंग पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बनाए रखने के लिए पहिए का प्रति मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि प्रति मिनट की चक्कर लगाने के लिए, तो चूंकि हमारा जो स्पीड हमको इसमें रीच करना है वह 66 kmph तक रीच करना है, और हमारा जो डाया दिया गया है व्हील्स का वह सेंटीमीटर में दिया गया है। तो चूंकि हमें इसको पहले सेंटीमीटर्स में हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर्स को, तब जाकर इसमें हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो 66 kmph की अगर बात करें हम तो सिंपली हम इसे 66
किलोमीटर के लिए हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा। फिर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये जो हमारा आवर में दिया गया, जब हम 60 से यहाँ पर हमें बात करें तो 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तब जाकर यहाँ पर प्रॉपर हमारा सेंटीमीटर में निकल कर आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 यहाँ पर हो जाएगा 1 से 1, तो यहाँ पर आपका 11 4 टाइम 0 यहाँ पर आपका सेंटीमीटर निकल कर आएगा। यानी 140 सेंटीमीटर वाले व्हील्स को जब हम कितने रेवोल्यूशंस लगवाएंगे ताकि जो हमारा 11 यानी 1,10,000 जो हमारा सेंटीमीटर से, जिसको हम 66 किलोमीटर पर आवर के तौर पर कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि सबसे पहले हम 140 सेंटीमीटर वाले जो डाया को हम इसमें सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकालने की कोशिश करेंगे। तो परिधि के केस में बात करें 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर चूँकि जो डायमीटर हमारा है 140 है, तो जो हमारा रेडियस होगा वो हाफ हो जाएगा यानी 70 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पर 440 हमारा निकल कर आएगा। यानी एक रेवोल्यूशंस में हमारा 440 सेंटीमीटर्स कवर कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का, तो टोटल हमारा 1,10,000 दिया गया था और एक रेवोल्यूशंस में हमारा 440 सेंटीमीटर का कवर करता है। तो इस प्रकार हमारा 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे ड्राइविंग व्हील्स को जब वह स्पीड 66 kmph तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशंस इन अ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। यानी एक पहिए 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पर 88 किलोमीटर है तो 88 किलोमीटर को सिंपली आप 88,000 मीटर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चूँकि चारों ऑप्शन जो है वह मीटर में दिया गया है, तो आप मीटर में ही कन्वर्ट कर ले पहले। चूँकि यहाँ पर बात करें अगर कि 1000 चक्कर में वह 88 किलोमीटर तय करता है, तो एक चक्कर में अगर बात करें हम तो 88,000 बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक चक्कर का निकल कर आ जाएगा। यानी एक चक्कर में वह केवल 88 सेंटीमीटर को वह डिस्टेंस को कवर करता है एक रेवोल्यूशंस में। तो एक रेवोल्यूशन जो है वह परिधि के बराबर होता है। 2 पाई आर जो है वह इक्वल होगा 88 मीटर्स के, यहाँ से 44 जो इक्वल होगा 22/7 इंटू आर के। 2 टाइम्स में यहाँ कट जाएगा और आर का वैल्यू जो होगा वह 14 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। चूँकि यहाँ पर रेडियस निकालना था तो 14 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14 मीटर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 विल नॉट अप्लाई टू। यानी जो अनुशासन एवं अपील नियम 1968 है वो किस पर अप्लाई नहीं होता है, तो यह अप्रेंटिस जो होते हैं, अप्रेंटिस स्टाफ जो होते हैं वो उस पर यह अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल्स। यानी जो किस कंडीशन में इंक्वायरी मैंडेटरी नहीं होता है, तो यह जब एलिगेशन जो लगाया जाता है तो उसमें जो रूल 14 का 2 है इसके अंतर्गत अगर होता है तो इसको इंक्वायरी करने के रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं इसके अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंक्वायरी ऑफिसर्स रिपोर्ट इज टू बी सप्लाइड टू। जो इंक्वायरी ऑफिसर्स के रिपोर्ट है वह सप्लाई किया जाना है किसके पास, तो यह चार्ज जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास सप्लाई किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाय। यानी जो फाइनल पेनाल्टी के नोटिस जो होते हैं उसको साइन किया जाना चाहिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होती है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होते हैं, उनके द्वारा साइन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फ्लोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर डी एंड रूल्स, यानी डिसिप्लिनरी एवं अपील रूल्स के अंतर्गत कौन सा पेनाल्टी नहीं है। तो सेंस्योर जो है निंदा वह माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है और स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ भी माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, लेकिन वार्निंग जो है वह किसी प्रकार का पेनाल्टी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ रूल्स द रेलवे सर्वेंट डी एंड रूल्स डू कंटेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर डिवाइडेड, यानी रेलवे सेवक अनुशासक व अपील नियम जो है उसमें टोटल कितने नंबर्स में रूल्स है और कितने नंबर्स में पार्ट्स है वह डिवाइड किए गए हैं। तो मेनली 31 रूल्स है वह 7 पार्टों में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रूल 11 ऑफ द रेलवे सर्वेंट रूल्स 1968 डील विद द प्रोसीजर्स फॉर, यानी जो रूल 11 है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो मेनली जो माइनर पेनाल्टी जो प्रोसीडिंग्स होते हैं प्रक्रिया इनके डिटेल्स में इसमें बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर द अपील विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम लिमिट, यानी समय सीमा में प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने के लिए जो सक्षम अधिकारी होते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शंस टाइम लिमिट्स के, तो वह होते हैं जनरल मैनेजर जीएम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच अथॉरिटी टू कट द पेंशनरी बेनिफिट्स, यानी पेंशन लाभ में कटौती करने का अधिकार किसके पास होता है। तो यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जो पेंशनरी बेनिफिट्स है उसको कट करने के अधिकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉयज इशूड अ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट बट फाइनली इम्पोज अ माइनर पेनाल्टी द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड, यानी एक निलंबित रेलवे कर्मचारी को एक बड़ा जो मेजर पेनाल्टी वो जारी किया जाता है, लेकिन फाइनली उसे लास्ट में माइनर पेनाल्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो ट्रीटमेंट पीरियड होगा सस्पेंशन का वह उसे ड्यूटी के तौर पर जाना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर जिसे हमें यहाँ पर फिल करने के लिए बोला गया है पैसेज को। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस पर यहाँ पर मेनली बोला गया है कि यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए हैं फिल करने के लिए कि इन द फ्लोइंग पैसेज देयर आर द ब्लैंक्स ईच ऑफ बीच हैज बीन नंबर्ड दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 4 वर्ड्स फ्रेजेज आर सजेस्टेड वन ऑफ विच द फिल द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वर्ड्स ऑफ फ्रेज इन ईच केसेज। यहाँ पर जो एक हमारा पैसेज दिया गया है इसमें नंबर्स टर्म में यहाँ पर गैप फिल इन द ब्लैंक के तौर पर दिया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा सही होगा यहाँ पर यह फाइंड आउट करना है। यहाँ पर यह जो मेनली जो पैसेज है वह ग्रीन हाउस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर बात करें हम तो ग्रीन हाउस गैस आर ओनली डैश ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रीन हाउस है तो यहाँ पर जो वर्ड देखना पड़ेगा हमें होल पार्ट मटेरियल और मोस्ट। तो यहाँ पर जो मेनली जो हमारा मेन ऑप्शंस होंगे ग्रीन हाउस आर द ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी जब ग्लोबल वार्मिंग की बात जाती है तो ग्रीन हाउस गैसेज कहानी का केवल एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन डैश एडिशनल चेंजेस टू द वे द प्लानेट एब्जॉर्ब्स ऑफ द रिफ्लेक्ट एनर्जी। यहाँ पर बोला कि जो हमारा जलवायु प्रणाली की एक हिस्से में जो परिवर्तन का ग्रह द्वारा ऊर्जा को अवशोषित या प्रतिबंधित करने के तरीके में जो अतिरिक्त परिवर्तन हो सकते हैं, एडिशनल चेंजेस हो सकते हैं, तो इसमें अगर बात करें हम तो कैन कॉज एडिशनल चेंजेज, तो यह यहाँ पर सुटेबल वर्ड्स आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी चेंजेज टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम, यानी एक पार्ट के क्लाइमेट सिस्टम में चेंजेज कैन कॉजेज द एडिशनल चेंजेज के कारण बन सकता है, जिससे हमारा जो प्लानट का एब्जॉर्ब एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करेगा एनर्जी के तौर पर। तो यह हमारा सुटेबल वर्ड कॉजेज होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि डैश क्लाइमेट फीडबैक्स एंड दे कुड मोर देन, यहाँ से यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे कि दीज सेकेंडरी चेंजेज आर डैश क्लाइमेट फीडबैक्स एंड दे कुड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ वार्निंग कॉजेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड एलोन। यहाँ पर बोला गया है कि जो कि इन सेकेंडरी जो बात करें सेकेंडरी चेंजेस की, तो इसमें जो हमारा क्लाइमेट फीडबैक्स है वो कहा जाता है कि वह अकेले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होने वाली वार्मिंग की मात्रा को दोगुना से भी अधिक कर सकता है, वो इसके अंतर्गत बताया गया इस स्टेटमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो जो सेकेंडरी चेंजेज आर कॉल्ड क्लाइमेट फीडबैक्स हो सकता है, तो जो हमारा दे कुड मोर डबल इन अमाउंट ऑफ वार्मिंग कॉज बाय कार्बन डाइऑक्साइड एलोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कॉल्ड। और नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइमरी फीडबैक्स, द प्राइमरी फीडबैक्स आर ड्यू टू स्नो एंड आइस, वाटर वेपर्स, क्लाउड्स एंड द कार्बन साइकिल्स। यानी जो प्राथमिक जो प्राइमरी फीडबैक्स है वह स्नो और आइस का या वाटर वेपर्स हो या क्लाउड्स हो या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर ड्यू टू ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी दोनों चारों ऑप्शंस के लिए 4 सुटेबल वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज पास्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस संविधान के भाग 17 किस तारीख को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो यह मेनली 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया था। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस को 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें हम, तो हाउ मेनी आर्टिकल्स देयर आर इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 9 आर्टिकल्स हैं, जो कि 343 से लेकर 351 तक डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन विच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल्स लेटर। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो मैथिली, बोडो या डोगरी या संथाली को 8वीं अनुसूची में बाद में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यहाँ पर मैथिली, बोडो या डोगरी या संथाली वर्ड्स की बात करें लैंग्वेज की, तो यह मेनली 92 अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था संविधान के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब बात करें अगर 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, यानी जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, इसे 10 मई 1963 को पारित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 मई 1963 को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन द ईयर ऑफ 1967। यानी यहाँ पर बोला गया कितने संख्या में सेक्शंस हैं राजभाषा अधिनियम के 1963 के अंतर्गत, जिसे 1967 के अंतर्गत संशोधित किया गया था। इसके अंदर टोटल 9 सेक्शंस को रखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स राजस्थान फॉल्स अंडर विच रीजन्स। यानी जो राजभाषा अधिनियम के राजभाषा नियम के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थान जो स्टेट्स है वह रीजन ए के अंतर्गत आता है, यानी क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
who was the first chairman of the Parliament Committee on Official Language which was formed on the recommendation of the Official Language Commission। यानी जो राजभाषा आयोग है की सिफारिश पर जो गठित किया गया राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के जो पहले चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वह श्री जीबी पंत थे, यानी गोविंद बल्लभ पंत थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था 7 जून 1955 को, इसके जो अध्यक्ष थे वह वीजी खेर थे, जिनके रिकमेंडेशंस के आधार पर जो संसदीय समिति बनाया गया था उनके अध्यक्ष जीबी पंत थे। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। यानी रेलवे बोर्ड में जो हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किया गया, किस वर्ष किया गया था? तो यह मेनली 1960 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इनिशियली विच मिनिस्ट्री वाज इंटरेस्टेड द ड्यूटी ऑफ ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ इन हिंदी। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में किस मंत्रालय को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को हिंदी में प्रशिक्षण के लिए दायित्व सौंपा गया था? तो जब भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआती दौर में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय, उनको यह भार सौंपा गया था कि गवर्नमेंट स्टाफ को हिंदी ट्रेनिंग दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज। यानी जो केंद्र सरकार के जो निर्धारित पाठ्यक्रम, जो अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम है, उनके लिए जो कौन सा रखा गया पाठ्यक्रम, तो वह मेनली प्राग रखा गया है। इनिशियली की अगर बात करें हम तो प्रबोध है, और फाइनल की अगर बात करें अंतिम की तो वह प्राग है। तो यहाँ पर फाइनल के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए प्राग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।